नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सीरीज है और इस सीरीज में हम जो हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी पुस्तक हैं तो उसमें जितने भी चैप्टर या अध्याय हैं तो सभी का हम विषयवार अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं तो यह है उत्तराखंड जो परीक्षा वाणी है उसके अध्याय 9 और इसका नाम है उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व। तो उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्वों के बारे में हमने जो पिछला भाग था उसमें भी चर्चा की है और आज जो हमारा यह वीडियो होगी तो आज हम चर्चा करने वाले हैं शिल्प कला के बारे में। और शिल्प कला के जो यहाँ पर प्रमुख प्रकार प्रचलित हैं, कौन कौन से प्रकार है और उनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं तो उन सभी पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शिल्प कला की बात करें तो राज्य में जो शिल्प कला है तो यह एक समृद्ध परंपरा के रूप में यहाँ पर चली आ रही है। तो शिल्प कला यानी जो विभिन्न प्रकार की चीज़ों से कलाकृतियों बनाने को ही शिल्प कला यहाँ पर कहा जा सकता है। और राज्य में शिल्प कला की एक समृद्ध परंपरा है, यानी विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ, चाहे हम काष्ठ की बात करें या मृत्तिका शिल्प की बात करें, चर्म शिल्प की बात करें या मूर्ति शिल्प की बात करें, तो सभी प्रकार की कलाकृतियाँ यहाँ पर प्राचीन काल से ही बनाई जा रही हैं। और जो यहाँ पर जो कलाकृतियाँ हैं तो वो काफ़ी यहाँ पर प्रसिद्ध भी हैं। वर्तमान में गृह या हस्तशिल्प उद्योग के रूप में यह फल फूल रहा है। तो राज्य में इसे छोटे कुटीर उद्योग के रूप में, गृह या हस्तशिल्प के रूप में भी या उद्योग के रूप में फल फूल रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर राज्य के एक समृद्ध इतिहास रहा है शिल्प कला के बारे में। और राज्य में यहाँ पर जो प्रमुख प्रचलित है यानी जो विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ हैं तो वह किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं और कौन कौन से यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। तो शिल्प कला के जो प्रमुख भाग हैं तो इसमें पहला है काष्ठ शिल्प, दूसरा है मृत्तिका शिल्प। काष्ठ यहाँ पर लकड़ी के लिए प्रयोग होता है कि लकड़ी से बनाए जाने वाली जो कलाकृतियाँ हैं वो काष्ठ शिल्प के अंतर्गत आएंगी। मृत्तिका शिल्प यानी जो मिट्टी से बनी हुई चीज़ें हैं। चर्म शिल्प, मूर्ति शिल्प, मूर्ति शिल्प यानी जो मांगलिक कार्यों पर जो मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं, और रेशा व कालीन शिल्प। तो ये प्रमुख यहाँ पर शिल्प कला के भाग हैं जो कि उत्तराखंड में प्रचलित हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काष्ठ शिल्प के बारे में, यानी लकड़ियों से तैयार होने वाला जो प्रमुख कलाकृतियाँ होती हैं। तो उत्तराखंड में लकड़ी की प्रधानता के कारण यह शिल्प प्रसिद्ध है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर हिमालय के जो प्रमुख चारों भाग हैं वह हमें देखने को मिलते हैं। शिवालिक की बड़ी घाटियाँ यहाँ पर स्थित हैं, मध्य हिमालय है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हमें वन भी देखने को मिलते हैं और लगभग उत्तराखंड का 71% जो भूभाग है वनों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर यानी जो राज्य सरकार के आंकड़े हैं उनके अनुसार, और बाकी वैसा देखा जाए तो 45% के आसपास यहाँ पर कुल वन है। तो उत्तराखंड लकड़ी की प्रधानता के कारण यहाँ पर जो काष्ठ शिल्प है तो प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है। और इससे जो प्रमुख तैयार होने वाले उत्पाद हैं तो इसमें पाली, ठेकी, कुमैया, भदेल और नाली, तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर कलाकृतियाँ यानी लकड़ी से कलाकृतियाँ तैयार की जाती हैं और जिनका प्रयोग प्राचीन समय से ही यहाँ पर विभिन्न उत्पादों को रखने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम काष्ठ शिल्प की बात करें तो इसमें एक मुख्य जनजाति जो लगी हुई है प्राचीन समय से ही तो वह है राजी जनजाति, और यह पिथौरागढ़ में रहने वाले जनजाति है। उत्तराखंड में सबसे छोटी जनजाति के रूप में भी इसे जाना जाता है, यानी जनसंख्या के दृष्टि से इनकी जो जनसंख्या है वह सबसे कम है उत्तराखंड में। तो राजी जनजाति मुख्यतः जो इसके लोग हैं तो यह काष्ठ शिल्प में लगे हुए हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर रिंगाल तो प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है, और यह जो उद्योग है तो चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में मुख्यतः हमें देखने को मिलता है। और रिंगाल एक प्रकार का यह नरकट है या रेशा है। तो यह जो तैयार उत्पाद है तो डाले, कंडी, चटाई, सूप, टोकरी, मोष्टा, तो ये विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं तो वह रिंगाल से तैयार किए जाते हैं। और इसका जो मुख्य उपयोग है तो घरेलू और कृषि कार्यों के लिए इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसके बाद है बांस। तो बांस से बनने वाले तो तैयार उत्पाद की बात करें तो सूप, डाले, कंडी, छापड़ी, टोकरी, तो विभिन्न प्रकार के यानी जो दैनिक जरूरत वाले उत्पाद हैं तो वह इनसे तैयार किए जाते हैं। यह ये पुश्तैनी और परंपरागत कार्य के रूप में भी होता है।
और संपूर्ण उत्तराखंड में रोड़ियों का बांस व रिंगाल से सूप तैयार किया जाता है। यानी सूप तैयार किया जाता है जो मुख्यतः यहाँ पर महिलाओं के द्वारा प्रयोग किया जाता है चावल को बीनने में। ठीक है, तो यह जो संपूर्ण उत्तराखंड में यहाँ पर सूप तैयार करना बांस व रिंगाल से किया जाता है और यह परंपरागत कार्य भी, यह पुश्तैनी कार्य भी रहा है। इसके बाद है बेन। तो बेन से भी टोकरियाँ व फर्नीचरों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा केले के तने तथा भृगराज से मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पर लकड़ियों के द्वारा यहाँ पर जो कास्ट है तो उसके द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के दैनिक जो उत्पाद हैं वह तैयार किए जाते हैं। इसके बाद दूसरा प्रमुख यहाँ पर शिल्प है रेशा एवं कालीन शिल्प। तो रेशा एवं कालीन शिल्प की बात करें तो राज्य के अनेक क्षेत्रों में भांग से तैयार रेशे, भांग से जो रेशा प्राप्त होता है तो उससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं, जिसमें कुतले, कंबल, दरी, रस्सियाँ आदि विभिन्न प्रकार के उत्पाद यहाँ पर तैयार होते हैं। और अगर हम कालीन प्रसिद्ध स्थलों की बात करें उत्तराखंड में तो धारचूला, पिथौरागढ़ का धारचूला, मुनस्यारी हो गया और चमोली हो गया। तो चमोली में भी विभिन्न स्थान हैं जो कि यहाँ पर कालीन प्रसिद्ध रहे हैं। इसके अलावा भेड़ की ऊन से पश्मीना, चुटका, कंबल, दन, थुलमा, पंखी, तो विभिन्न प्रकार के जो रेशा एवं कालीन शिल्प उत्पाद हैं तो वह तैयार किए जाते हैं। इसके बाद तीसरा प्रमुख शिल्प है मृत्तिका शिल्प। तो मृत्तिका शिल्प से आशय है यानी मिट्टी से बने हुए कलाकृति हैं। जो मिट्टी से बनी हुई चीज़ें होती हैं उनको मृत्तिका शिल्प के अंतर्गत रखा जाता है। और मिट्टी से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बर्तनों का यहाँ पर निर्माण किया जाता है, जिसमें दीप, सुराही, गमला, चिलम और गुल्लक विभिन्न प्रकार के ये बर्तन तैयार होते हैं। इसके अलावा दैनिक उपयोगी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। और एक नाम आपने सुना होगा डिकारे या डिकरा। तो मिट्टी से बने हुए देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियों को यहाँ पर डिकारे या डिकरा के नाम से जाना जाता है, जो कि मृत्तिका शिल्प के अंतर्गत आते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी से निर्मित देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियाँ डिकारे या डिकरा कहलाती हैं। इसके बाद अगला शिल्प है धातु शिल्प। धातु शिल्प की बात करें तो राज्य में धातु शिल्प काफ़ी प्रसिद्ध रहा है और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर धातुओं से आभूषणों का भी निर्माण किया जाता है, जिसमें सोना, चांदी और तांबा प्रमुख हैं। टमटा समुदाय उत्तराखंड में अल्मोड़ा में इनकी संख्या अधिक है और इनके द्वारा अनेक प्रकार के बर्तनों को बनाया जाता है। यानी धातु शिल्प के द्वारा यहाँ पर विभिन्न कलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें तांबे, एल्युमिनियम, पीतल आदि धातुओं से इनके द्वारा यहाँ पर घरेलू एवं पूजा गृह की जो उपयोगी सामग्री होती है उसका निर्माण या ये तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर जो टमटा समुदाय है तो मुख्यतः यह धातु शिल्प से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो टमटा समुदाय है तो यह धातु शिल्प से जुड़ा हुआ है और मुख्यतः यह अल्मोड़ा में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद है चर्म शिल्प। तो चर्म शिल्प की बात करें तो चमड़े का कार्य करने वाले का स्थानीय नाम क्या है? बाड़ी या सारकी है। तो चमड़े का कार्य करने वाले को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? बाड़ी या सारकी के नाम से जाना जाता है। और इनके प्रसिद्ध स्थल हैं जो चर्म शिल्प से संबंधित हैं, जिसमें लोहाघाट चंपावत में हो गए, जौहर घाटी, नाचनी और मिलम, ये तीनों पिथौरागढ़ में हैं। तो यहाँ पर ये प्रसिद्ध स्थल हैं चंपावत और पिथौरागढ़ में। इसके अलावा यहाँ पर चर्म शिल्प से बैग, पर्स, जूते, बेल्ट आदि प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। तो ये आपने देखे होंगे चमड़े के बैग, पर्स आदि जूते, तो ये विभिन्न प्रकार के उत्पाद यहाँ पर चर्म शिल्प के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है मूर्ति शिल्प। तो मूर्ति कला एक यहाँ पर समृद्ध परंपरा रही है और प्राचीन मूर्तियों में उत्तर तथा दक्षिण कला का अद्भुत समन्वय देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं तो उसमें उत्तर भारत की कला और जो दक्षिण भारत की कला है तो दोनों के बीच यहाँ पर समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो यहाँ का क्षेत्रीय प्रभाव है तो वह भी यहाँ की मूर्तियों पर हमें देखने को मिलता है। मूर्तियों की बात करें तो अनेक पाषाण की मूर्तियाँ उपलब्ध हैं, यानी जो पत्थर से बनी हुई हैं, पत्थर को तराश कर बनाई गई हैं। धातु की मूर्तियाँ हैं और उसके अलावा मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई यहाँ पर मूर्तियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। तो इसी प्रकार की कुछ प्रमुख मूर्तियाँ हैं और अक्सर यहाँ पर
यहाँ पर जो प्रमुख मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं तो उनसे यहाँ पर संबंधित प्रश्न हमारे चाहे UKSSC हो या UKPSC हो उसके द्वारा पूछे जाते हैं। तो सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर पहली मूर्ति है विष्णु की देवलगढ़ मूर्ति। तो विष्णु भगवान जी की देवलगढ़ की मूर्ति है जो कि पौड़ी जनपद में स्थित है और पवारों की द्वितीय राजधानी भी देवलगढ़ में थी। 11वीं सदी के आसपास की यह जो मूर्ति है तो इसका कार्यकाल लगभग बताया जाता है कि 11वीं सदी के शताब्दी के आसपास की यह मूर्ति होगी और यह खड़ी प्रतिमा है और इसमें सजावट पर विशेष बल दिया गया है, यानी मूर्ति के सजावट पर विशेष रूप से बल दिया गया है। 5 फुट ऊंची यह प्रतिमा है और अभंग मुद्रा में यह स्थित है। इसकी मूर्ति के 4 हाथ हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी मूर्ति हमारी आदि बद्री की मूर्ति जो कि 5 फुट ऊंची प्रतिमा है और अभंग मुद्रा में है। तो यानी जो देवलगढ़ की मूर्ति है तो 11वीं सदी के आसपास शताब्दी के आसपास की है, खड़ी प्रतिमा और सजावट पर विशेष बल है। उसके बाद दूसरी है आदि बद्री की मूर्ति, 5 फुट ऊंची प्रतिमा है और अभंग मुद्रा में यह स्थित है। 4 इसमें हाथ बने हुए हैं जिसमें पद्म, गदा, चक्र तथा शंख उनके हाथों में दिया गया है। और यह जो सजी हुई मूर्ति है, यह मूर्ति जो आदि बद्री की मूर्ति है तो कीर्ति मुखमाला, बैजंती और रतन कुंडल से यह सुसज्जित है, यानी इसमें सजावट की गई है। इसके बाद नेक्स्ट मूर्ति है वामन मूर्ति। वामन मूर्ति की बात करें तो वामन भगवान के विष्णु के 5वें अवतार माने जाते हैं और इनकी जो प्रतिमा है तो काशीपुर से स्थित यह जो प्रतिमा है यह प्राप्त होती है और विष्णु के 5वें अवतार के रूप में वामन भगवान को पूजा जाता है। इसके बाद शेष शयन मूर्ति उत्तराखंड के दीवारों, पट्टिकाओं, छतों तथा द्वारों पर उत्कीर्ण है। तो यानी जो पुराने हमें प्राचीन जो शैवालय हैं या अन्य जो प्राचीन मंदिर हैं तो उनमें हमें उत्तराखंड के जो ये मंदिर हैं तो इनकी दीवारों पर, पट्टिकाओं पर, छतों पर तो विभिन्न प्रकार की मूर्तियां अंकित हैं। तो इसी में शेष शयन मूर्तियां भी अंकित हैं जो कि भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं। और ये प्रसिद्ध स्वतंत्र प्रतिमाएं मुख्यतः हमें बैजनाथ और द्वाराहाट से प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार के जो शेष शयन मूर्ति हैं भगवान विष्णु को समर्पित हैं और ये बैजनाथ और द्वाराहाट मुख्यतः हमें कुमाऊं से ही प्राप्त होती हैं। इसके बाद ब्रह्मा की मूर्तियाँ, तो 2 जगहों से हमें यह मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं जिसमें द्वाराहाट और बैजनाथ संग्रहालय है। तो द्वाराहाट अल्मोड़ा में है और बैजनाथ संग्रहालय यहाँ पर बागेश्वर में है। द्वारहाट की बात करें तो रतनदेव के छोटे मंदिर की द्वार शीर्ष पट्टिका पर यह उत्कीर्ण किए गए हैं, ब्रह्मा की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और दूसरी मूर्ति हमें जो बैजनाथ संग्रहालय है बागेश्वर में तो यहाँ से प्राप्त होती हैं। इसके बाद नृत्य मुद्रा में भगवान शिव की मूर्ति, तो यह हमें 2 स्थानों से प्राप्त होती है जिसमें नटराज मंदिर जागेश्वर और गोपेश्वर मंदिर चमोली से हमें यह प्राप्त होती है। इसके बाद है वज्रासन मुद्रा। तो केदारनाथ मंदिर में द्वार पट्टिका पर भगवान शिव की मूर्तियां अंकित हैं वज्रासन मुद्रा में। इसके बाद है बैजनाथ मूर्ति। तो बैजनाथ की मूर्ति यहाँ शिव मूर्ति है, वृषण मुद्रा में यह बनी हुई है जिसमें 4 हाथ हैं और विभिन्न मुद्राओं में यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसके बाद है जागेश्वर की मूर्ति। तो जागेश्वर की शिव प्रतिमा बैजनाथ मूर्ति के समान ही है। इसके बाद है शिव की सहारक मूर्ति। तो शिव की सहारक मूर्ति की बात करें धनुषाकार मुद्रा में है और 8 भुजाओं से युक्त है, यानी 8 हाथ इसमें बने हुए हैं और यहाँ पर शिव की सहारक मूर्ति है जो कि लाखा मंडल से हमें प्राप्त होती है। इसके बाद है नृत्य करते गणपति। तो नृत्य करते गणेश भगवान जी की मूर्ति हमें जोशीमठ चमोली से प्राप्त होती है और यह नृत्य मुद्रा में है और 8 भुजाओं से युक्त है, यानी इसमें 8 हाथ बनाए गए हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है यानी कालखंड है तो इतिहासकार और पुरातत्वविद इसको 11वीं शताब्दी के आसपास की मूर्ति बताते हैं। इसके बाद है लाखामंडल की मूर्ति। गणेश जी की विशिष्ट मूर्ति यहाँ से प्राप्त होती है और यहाँ पर ये मोर पीठ पर सवार दिखाए गए हैं, साथ में दोनों ओर भी एक एक मोर यहाँ पर बनाया गया है। इनमें 4 हाथ दिखाए गए हैं और 6 सिर दिखाए गए हैं। तो गणेश भगवान जी के 4 हाथ और 6 सिर दिखाए गए हैं। और इसका जो प्रभाव की बात करें मूर्ति पर हमें दक्षिण भारत का प्रभाव देखने को मिलता है और अधिकतर इतिहासकार जो इसका कालखंड है तो 12वीं शताब्दी के आसपास स्वीकार करते हैं। इसके बाद है जागेश्वर की सूर्य मूर्ति। तो जागेश्वर की सूर्य मूर्ति की बात करें 3 फुट ऊंची यह मूर्ति है, काले पत्थर से निर्मित की गई है और इसमें जो देवता संभंग मुद्रा में घोड़ों से मंडित रथ पर
खड़े हुए हैं। इसके बाद द्वाराहाट की सूर्य मूर्ति सूर्य संबंग मुद्रा में है और द्वाराहाट अल्मोड़ा से प्राप्त होती है। इसके बाद है मेखंडा की पार्वती प्रतिमा, कला के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और देवी अंजलि हस्त मुद्रा में यहाँ पर आसीन है। इसके बाद लाखामंडल की गौरी प्रतिमा 8वीं और 9वीं शताब्दी की मूर्ति इतिहासकार से स्वीकार करते हैं और देवी की तपस्यारत मूर्ति यहाँ पर ये बनी हुई है, यानी देवी को यहाँ पर तपस्यारत दिखाया गया है। इसके बाद बैजनाथ मूर्ति है, यह मुद्रा संपादनाष्टक यह मुद्रा में है और यह देवी की प्रतिमा है। 4 फीट इसकी कुल ऊंचाई है और इसमें 4 हाथ हैं और उन्हें विभिन्न वस्तुएं उनमें दी गई हैं। इसके बाद दुर्गा की प्रमुख मूर्तियां उत्तराखंड में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण देवी माँ दुर्गा को माना जाता है और उनकी जो प्रमुख मूर्तियां हैं तो यह हमें बैजनाथ संग्रहालय में खड़ी मूर्ति और जागेश्वर व कालीमठ से सिंह वाहनी प्रतिमाएँ हमें विशिष्ट रूप से यहाँ पर प्राप्त होती हैं। इसके बाद है महिषासुर मर्दिनी। तो महिषासुर मर्दिनी शक्ति रंबा देवी का उत्तराखंड में सर्वत्र यह हमें प्रसिद्धि देखने को मिलती है और उनकी जो प्रथम मूर्ति है तो वह हमें चंबा यानी टिहरी से प्राप्त होती है। इसके अलावा मांगलिक मूर्ति शिल्प भी उत्तराखंड में काफ़ी प्रचलित है और विभिन्न मांगलिक अवसरों पर हमें कई तरह के लोक शिल्प देखने को मिलते हैं। तो विभिन्न मांगलिक अवसरों पर हमें कई तरह के लोक शिल्प देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर नंदाष्टमी पर्व मनाया जाता है मुख्यतः कुमाऊं में, और जो चमोली वाला जिला है तो यहाँ पर नंदाष्टमी जो पर्व है तो केले के तने को काटकर नंदा सुनंदा की यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और कपड़ा बांधकर मुखाकृति आँख नाक कान मुंह आदि चित्रित किए जाते हैं। तो यानी केले के तने से यहाँ पर मुख्यतः यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और उनको यहाँ पर कपड़ा बांधकर मुखाकृति और आँख नाक कान मुंह आदि भी इसमें चित्रित किए जाते हैं। इसके अलावा विवाह अवसर पर यहाँ पर चावल के आटे चीनी की चाशनी से समधी समदिन की मूर्तियाँ बनाई जाते हैं जिनको यहाँ पर लबार भी कहा जाता है और इन लबार को विवाह के बाद यहाँ पर मूर्तियों को जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं तो इनको तोड़कर बच्चों को दिया जाता है तो बच्चे इनको खाते हैं। इसके अलावा दीपावली गन्ने और नारियल की सहायता से यहाँ पर लक्ष्मी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो माता लक्ष्मी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं दीपावली के अवसर पर। और इसके अलावा मकर संक्रांति है तो आटे से यहाँ पर घुघुतियाँ यानी खिलौने बच्चों के लिए तैयार किए जाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की यहाँ पर मांगलिक अवसरों पर मूर्ति शिल्प हमें देखने को मिलता है जो कि प्राचीन यहाँ पर उत्तराखंड में परंपरागत भी यहाँ पर जो इसकी परंपराएं हैं तो काफ़ी प्राचीन समय से यहाँ पर चली आ रही हैं। तो फिलहाल ये था हमारे आज के इस वीडियो में, और इस वीडियो में हमने उत्तराखंड में जो प्रमुख शिल्प कलाएँ हैं तो उनके बारे में जाना। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहे सनवाल क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।